चलो गाइस, अब पक्का आफ्टरनून हो गया। एक बार लास्ट बार जोर से बोलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सर कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक बार स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद करेंगे। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन कहां पे लिखा था? सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, other than public company having a paid up share capital of less than 4 crores and turnover of less than 40 करोड़। ये हमारा क्रक्स है। अंदर वो लिखा हुआ है कि 50 लाख से 10 करोड़, 2 करोड़ से 100 करोड़, पर क्रक्स क्या है? 4 करोड़ और 40 करोड़ का लिमिट है। तीन कंपनीज होते हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाते हैं। पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनीज जो कंपनी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ये तीन कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। ये हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद कल हमने क्या शुरू किया था? कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ईयर से शुरू किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट अनेक्स्ट टू द अबव 4 स्टेटमेंट्स। ये क्या हो गया आपका? आइटम्स, 5 आइटम्स। लेकिन सर फॉर द फॉलोइंग 4 कंपनीज कैश फ्लो इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग 4 कंपनीज। पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। बोलो अपने मुंह से, जुबा केसरी, मुंह से बोलो, कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनो, जुबा केसरी, कुछ तो बोलो। सर सुनो, फोर्थ वाला क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। ये किसका डेफिनेशन था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मेरे को एक बात बताओ, एक 1 पर्सन कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना डाला, उसने गलत किया क्या? ऑप्शनल है, तुम बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो नहीं। 1 पर्सन कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, उसने गलत किया क्या? नहीं। वापस से कह देता हूं, ऑप्शनल है। उसके बाद सर हमने क्या डेफिनेशन अच्छा, मैंने तुमको बताया था स्टार्टअप कैसे बनता है। अगर आपको एक कंपनी को स्टार्टअप बनाना है तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी बनाओ कि प्राइवेट? प्राइवेट कंपनी को ले जाऊंगा मैं स्टार्टअप के तरह रजिस्टर करवाने के बाद सीजी के पास। सीजी का कौन सा डिपार्टमेंट? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उनके पास लेके जाऊंगा और वो मेरे को स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद सर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन पढ़े थे। मैडम खड़े हो जाओ। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एंड्स ऑन 31 मार्च, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल ईयर कभी 1 जनवरी के बाद शुरू हुआ तो फिर कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर को 31 मार्च को। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो क्या ये कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है? हाँ। किसके अप्रूवल से? सीजी के अप्रूवल से। क्या जरूरी है कि सीजी अप्रूवल देगा? नहीं, सीजी के पास ऑप्शन है, वो अप्रूवल अगर देना चाहेगा तो देगा। समझे? नेक्स्ट सर फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च। अगर 1 जनवरी के बाद कंपनी बनी है तो अगले साल का 31 मार्च। और अगर आप किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो तो आप सीजी को रिक्वेस्ट करके क्या करवा सकते हो? फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा सकते हो। बोलो समझे क्या? पक्का? अब सर आगे सुनो। सर मैंने आपको बताया था 3 तरह की कंपनीज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। पहला वाला कंपनी कौन सा है? जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में बना है। बीच वाला कंपनी कौन सा है? जो इंडिया के बाहर बना है, बिजनेस हो या ना हो। और तीसरा कौन सा है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी इंडिया के बाहर बना है और जिसका बिजनेस इंडिया में है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? गवर्नमेंट कंपनी। सर आप खड़े हो जाइए। हाँ जी सर, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? होल्ड्स गेम तो पूरा वही है बेटा। होल्ड्स सर नॉट लेस देन 51। अच्छा सर मेरे को एक बात बताओगे क्या? नॉट लेस देन 51 क्या बोला मैंने? बोलो नॉट लेस देन 51। नॉट लेस देन 51 में एग्जैक्ट 51 आएगा क्या? सर नॉट लेस देन 51 मतलब उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एटलीस्ट 51। मतलब 51 भी आएगा, 51.1 भी आएगा।
50.9 आएगा क्या? नहीं, वो लेस देन 51 हो गया, तो 51 एग्जैक्टली 51 इंक्लूड होगा क्या? द आंसर इज यस। तुमको एक चीज समझ आया होगा कि कभी कभी आपके कल के क्वेश्चंस जो हैं आज के रिवीजन में अटेंड हो जाते हैं, करेक्ट, रिवीजन में आपके क्लियर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी क्लास के बाद तुम आकर के मेरे को क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे को समझ आता है कि हाँ यार ये पॉइंट मेरे को बता देना चाहिए, तो मैं रिवीजन में आकर के आपको वो बता देता हूं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन पूरा सुनना है। अभी तुम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप आज या कल में बन जाएगा, एक बार अपना सबके नंबर्स हमारे पास फ्रीज हो जाए तो, और उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे रोज क्या आएगा? रिवीजन ऑडियो आएगा। एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों का मेरे को एमसीक्यू शुरू करना है। क्या शुरू करना है? एमसीक्यू शुरू करना है। एमसीक्यू के लिए आपको इंटरनेट लगेगा क्लास में, तो क्लास में अपने फोन में इंटरनेट की सुविधा कर लो किसी भी तरीके से, मेरे को मत बोलना वाईफाई दे दो, ठीक है? आप क्लास में सुविधा कर लो इंटरनेट की, और क्लास में यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को कोड दिया जाएगा, एक कोड के बेसिस पे आप यहाँ पे एमसीक्यू करोगे, और ये कल से ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे होगा, हर ऑल्टरनेट डे होगा। जैसे अभी हमने फर्स्ट चैप्टर के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मेरे को इसका एमसीक्यू करवाना है आपको। आज मैंने नहीं करवाया क्योंकि मेरे को आपको ये बताना था, मेरे को पता है आधे लोगों का यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, जियो का प्रॉब्लम होगा, फलाना ढिमकाना। एक दो दोस्त बना लो जिसके अच्छे इंटरनेट है और उनसे हॉटस्पॉट ले लेना, ठीक है? पर आपको तो पता है लिमिटेड सीट्स होगी हॉटस्पॉट के लिए, तो जल्दी जल्दी दोस्ती कर लो। क्या कुछ बोले? चलो सर आगे। फाइनेंशियल ईयर का गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held either by or partly by SG, and government company includes a company which is subsidiary of a government company। ये आपका डेफिनेशन हो गया सर। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा था लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी मींस एनी कंपनी which has any of its securities listed on a recognized stock exchange। पर बेटा अगर the central government has the power to prescribe class of companies which shall not be considered as listed company। central government ने prescribe किया क्या? हाँ सर, central government prescribe कैसे करता है? rules बना करके prescribe करता है। सर क्या rules के नाम हमको याद करने हैं? सर क्या रूल्स के नाम हमको याद करने हैं? द आंसर इज यस। पर ये वाले नहीं, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा रूल्स का नाम याद करना बहुत आसान होता है, इट इज वेरी इजी, पर आगे चल करके हम याद करेंगे। अभी समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया। सबसे पहले बोला वो पब्लिक कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑन व्हाट बेसिस? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सेबी रेगुलेशन। दूसरा वो पब्लिक अच्छा ये जो पब्लिक कंपनी है इनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए। अब सर वो बोलना भाई, बोलना मेरे साथ साथ बोलना, वो ऐसे मेरे सामने बैठा एकदम और नहीं बोलेगा कैसे चलेगा? वो कोने में जाके बैठेगा तो शायद नहीं पता चलेगा। सुनो, पब्लिक कंपनी जिनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है ऑन व्हाट बेसिस? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सेबी रेगुलेशन। ये दोनों भी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जिसका क्या लिस्टेड है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सेबी रेगुलेशन, नहीं माना जाएगा। और लास्ट, कोई भी पब्लिक कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर कहां पे लिस्टेड है? कोई ऐसे जुरिस्डिक्शन में लिस्टेड है जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो कंपनीज को भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। समझे क्या? सर लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था क्या? उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तुमको अगर याद होगा तो प्राइवेट कंपनी वाला, हमने पूरा उसका आंसर लिखा था। अब सर मेरे को आपको यह बताना है कि हमारे जो समरी नोट, हमारा जो नोट्स है उसमें पहले चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है, ठीक है? पर सारे डेफिनेशंस हम शुरू में नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये देखो, ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है? अब सर जैसे पहला चैप्टर में सबसे पहला डेफिनेशन है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये आपको समझ ही नहीं आएगा। हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस, वहां पे जब आप प्रोस्पेक्टस समझ जाओगे तो आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस भी समझ आ जाएगा। दूसरा है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब हम सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो वहां पे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करना है, वहां पे पूरा हो जाएगा। उसके अलावा सर आर्टिकल्स हो गया, एसोसिएट कंपनी हमने कर लिया। उसके अलावा सर आप देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमने कर लिया, आपका बॉडी कॉर्पोरेट कर लिया। बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये हम जब चैप्टर 9 करेंगे वहां पे कवर हो जाएगा। उसके बाद सर आप समझो आपके छोटे छोटे डेफिनेशंस जो है कंपनी का हो गया। सर अभी
चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेशन, ये सारी चीजें देने को इन्होंने बुक में दे दी है, पर ऐसे डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में आते नहीं है। पर आपके दो ही तरह के डेफिनेशन है प्रिलिमिनरी में। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, दो तरह के डेफिनेशन है। पहला वो डेफिनेशन जो एज इट इज एग्जाम में उठ करके आ जाता है, वो सारे डेफिनेशन हमने ऑलमोस्ट कर लिए। दूसरा वो डेफिनेशन जो एग्जाम में उठ करके नहीं आता है, वो किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो जाता है। वो हम कहां करेंगे, जब हम रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप आगे देखोगे तो आप देखो डिबेंचर का डेफिनेशन है, हम जब सेक्शन 71 पढ़ेंगे सबसे पहले डिबेंचर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद सर आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का हमारा सेक्शन 62 और 63 है, वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद सर एक्सपर्ट का डेफिनेशन है, एक्सपर्ट का डेफिनेशन सेक्शन 26 में पढ़ेंगे। तो ये सारे डेफिनेशन हम आगे चल करके जब रिस्पेक्टिव सेक्शन पढ़ेंगे तब हम डेफिनेशन भी सबसे पहले पढ़ लेंगे। अभी सर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एक बार के लिए हो गया। मेरे को आपको एक और डेफिनेशन करवाना है, हेडिंग लिखो रिलेटिव। सर आज के जमाने में यह समझना बहुत जरूरी है कि रिलेटिव होते कौन हैं, कौन नाम के हैं और कौन बात के हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालो रिलेटिव। सर रिलेटिव जो है ना वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, 2 क्लॉज 77 में। सर पहले सुन लो रिलेटिव मतलब होता क्या है, ध्यान से सुन लो। मैं अगर इंसान हूं, मैं अगर क्या उसमें मैं इंसान हूं, तो मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। अगर ये एक इंसान है तो सर इसके रिलेटिव के डेफिनेशन में सबसे पहले आएगा स्पाउस। सर पे चढ़ के कौन बैठा है, स्पाउस। स्पाउस मतलब वाइफ नहीं रे, अगर लड़की है तो हस्बैंड और लड़का है तो वाइफ। स्पाउस मतलब आपका बेटर हाफ, अभी वाला नहीं जो एक्चुअल में हो जाएगा, अभी वाला तो जो भी हो। उसके अलावा सर आपके फादर मदर ये आएंगे। उसके अलावा सर आपके ब्रदर सिस्टर ये आएंगे। उसके अलावा आपके सन डॉटर ये आएंगे। और उसके अलावा सन्स हस्बैंड और डॉटर्स वाइफ। नहीं नहीं, ये इंडिया में लीगल नहीं है। सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड इंडिया में बीच में लीगल हो गया था क्या? तुमको बड़ा पता है ये सब। हाँ, तुमको ये नहीं पता जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया है, पर तुमको ये पता है ये वाला लीगल हो गया है भाई। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया है, बहुत रिस्की स्टेटमेंट होगा। तुम समझो ये इंसान है, इंसान के ऊपर सर चढ़ के कौन बैठा है, स्पाउस। पापा मम्मी भाई बहन बेटा बेटी, बेटे का बेटे की पत्नी और आगे चल और बेटी का हस्बैंड, ये सारे कौन हो गए, रिलेटिव। सर पहले के जमाने में, बीड़े भाई के जमाने में क्या होता था, रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत वास्ट था। उसमें आपका दादा दादी नाना नानी और उसके अलावा पापा के भाई मम्मी के भाई सब ऐसे सब आ जाते थे, और हम लोग बैठ के गधे जैसे पढ़ते रहते थे, बोले हाँ ये भी आ गया ये भी आ गया। अभी इन्होंने बोला भाई देख रिश्तेदार तो इतने ही होते हैं, बाकी सब नाम के रिश्तेदार होते हैं। वो लॉ को भी समझ आ गया, तो उन्होंने डेफिनेशन ठीक कर दिया। तो सर डेफिनेशन में कौन आता है बोलो, स्पाउस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, अब सर एक आपको पता है स्टेप का कॉन्सेप्ट है, स्टेप फादर स्टेप मदर। तो हमारा लॉ जो है खुद का बनाया हुआ है, हमने यूएस का देखा और फिर हमने खुद का बनाया। तो तुम समझ रहे हो, तो हमने बोला हमारे इधर भी तो स्टेप का कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने डाला कि आपके स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, ये लोग भी कौन होते हैं, रिलेटिव होते हैं। सर कुछ कुछ खुजली हुई दिमाग में क्या? सर आप स्टेप डॉटर में क्यों रुक गए? एक तो बेटा स्टेप सन्स वाइफ नहीं होती, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है आज तक, हमको तो नहीं समझ आया, हमको तो स्टेप वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। पर इन्होंने बोला स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, बस इतने लोग आपके रिलेटिव होते हैं। स्टेप डॉटर को इन्होंने रिलेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया। क्यों? मन्ने वेरा को नहीं, आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो। ऐसा उस समय पे कॉन्सेप्ट चलता होगा कि बेटी पराया धन होती है, तो वो तो स्टेप बेटी तो और भी पराया धन होती है, तो शायद नहीं लिया होगा, अब मेरे को क्या पता, तो फिर नहीं लिया वो तो। पर यहां पे कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को लगता है लॉ में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हम वुमेन को या तो एक बायस्ड प्रिविलेज देते हैं या फिर उनको कहीं से हम पीछे हटा देते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है। उसका जो एक्ट था, तो पहले जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था तो बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी उनको समझ आया बाद में, तो उन्होंने अमेंडमेंट लाया और बोले कि बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में। तो हमारा एक्ट जो है बारी बारी इवॉल्व कर रहे हैं। पर यहां पे रिलेटिव में इन्होंने इंटेंशनली अनइंटेंशनली मेरे को नहीं पता, पर इन्होंने स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया है। अब सर ये स्टेप फादर होता क्या है?
स्टेप फादर होता क्या है? मम देखो भाई, देखो भाई, सुन लो मेरी बात, इस चीज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है? मेरे को तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, या तो ये हो सकता है मेरे मम्मी के सेकंड हस्बैंड स्टेप फादर हो गए, ठीक है, तो यही होगा। स्टेप मदर मतलब क्या? पापा की सेकंड वाइफ, पापा देख रहे होंगे ना ये, अच्छा बेटा। और उसके बाद स्टेप ब्रदर मतलब क्या? स्टेप ब्रदर मतलब, हाँ, मेरे कोई दूसरी मम्मी आई तो उसका कोई बेटा आया तो वो मेरा स्टेप ब्रदर हो गया। मेरे कोई दूसरे पापा आए, तो तुमको समझ आ रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, फुल स्टॉप। तो कौन कौन आता है सर रिलेटिव में, एक बार पूरा बता दो। स्पाउस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। और स्टेप में कौन आता है? स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन। किसी को स्टेप स्पाउस बोलने का मन किया? हाँ, कि बाहर वाला जो चल रहा है हमारा वो भी तो रिलेटिव है? नहीं, आपकी एक ही स्पाउस को माना जाता है। अब सर अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब आपका जो, आपको पता है एचयूएफ का कॉन्सेप्ट पता है आपको? अगर एक फैमिली मिलकर के साथ में एक एंटिटी खोल के बिजनेस करना चाहती है तो वो एंटिटी क्या खोलेंगे? एचयूएफ के नाम पे एंटिटी खोलेंगे। अब सर जो एचयूएफ में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। अब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एचयूएफ है जिसमें मैं हूं, मेरे भैया है और मेरी भाभी है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे लिए मेरी भाभी मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगी? इस भाभी, ब्रदर्स वाइफ कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? नहीं। पर अगर हम दोनों एक एचयूएफ के मेंबर हैं, सर वैसे तो नहीं बन सकते, वो अलग बात है, जाने दो, पर मान लो अगर हम लोग हैं तो लॉ कहता है ये लोग सब लोग आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेटिव हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ एन एचयूएफ ऑल द मेंबर्स आर रिलेटिव, एंड उसके अलावा हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, ये सब है। तुम ये ड्रॉ कर लो पहले अपने नोट्स में और फिर नीचे लिख भी लो इसको। ड्रॉ कर लिया? हाँ, क्या रह गया? हाँ, वो करेंगे आज। उसकी जगह हमने 30 मिनट टाइम बस कर लिया ना, 3 लाइन की जगह, पर करेंगे। ये लिख लो पहले। अब नीचे लिख लो। मेरे को लगता है यार आप ना ऐसे नीचे सर्कल बनाना और लिखना स्टेप इंक्लूडेड, जो दूसरे कलर से आपने सर्कल बनाया है। ये लास्ट लाइन भी लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं। लिख लिया बेटा? लिख लो बेटा। हट गया? फैन चालू करो, बंद करो? फैन बंद करो? वो अपना वाला बोल रहे हैं, तुम तो बीच में बैठे हो। फैन बंद कर दे? ये हो गया बंद। अब मेरी बात सुनो। हाँ, वो भी बंद करें? तुम लोग आपस में कमेटी बना लो एक, कमेटी में जो मेजोरिटी पास हो, क्योंकि तूने हाथ बोला, हाँ बोला, पीछे वाले ने ना बोल दिया। एसी नहीं बंद करना भाई, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा। सुनो दोस्तों, रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब सर उसके बाद एक बार अपने को, सर हम अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो आप मेरी स्क्रीन पर
कहां गया भाई, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे स्क्रीन पर है वो पढ़ो। क्या नहीं आ रहा है? रुक जाओ एक बारी। हाँ पढ़ो। एसकेपी लिमिटेड registered in India, a wholly owned subsidiary of Harry Limited, decided to follow a different financial year of consolidation of its accounts outside India. State the procedure to be followed in this regard. एक कंपनी है जो हेनरी लिमिटेड की सब्सिडरी है, वो एक दूसरा अकाउंट्स फॉलो करना चाहती है, क्या वो फॉलो कर सकती है? सर अभी एग्जाम हॉल में बैठे हो तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के होल्डिंग या सब्सिडरी हो आप, तो आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो। मेरे को बताओ यहाँ पे हेनरी जो है, क्या वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है? सर लॉ में क्लियर तो नहीं है, पर लॉ में एक अनक्लैरिटी जरूर है कि इंडिया के बाहर बेटा लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है। लिमिटेड वर्ड जो है इंडिया के बाहर एलएलसी वर्ड यूज होता है, आईएनसी वर्ड यूज होता है, पर इंडिया के बाहर आपका लिमिटेड वर्ड नहीं यूज होता है। लिमिटेड वर्ड किधर यूज होता है? इंडिया में यूज होता है। पर नाम तो बेटा हेनरी है, तो हेनरी से तो लग रहा है यूके की कंपनी होगी। तो हम लोगों को एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन है। अब तुम समझो तुमको मेन मार्क्स कहां मिलने वाले? मेन मार्क्स तो जैसे ही तुमने 2 क्लॉज 41 लिखा और उसके अंदर का प्रोविजन लिखा तो मार्क्स तो तुमको मिल जाएंगे ना। उसके बाद लास्ट लाइन में कंक्लूजन है। कंक्लूजन में तुम हमेशा अजम्पशन ले सकते हो। In this question, the name given is Henry Limited. The word limited is used for a company which is incorporated in India. But however, if we assume that Henry Limited is a company incorporated outside India, then in this case, SKP being a wholly owned subsidiary can change its financial year. Process क्या होगा? It will have to file an application to central government, and central government may को अंडरलाइन करना पड़ेगा, may on such application approve a different financial year. अप्रूव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। तुम समझे क्या? पर सर इसमें लॉ के वर्डिंग्स लिखने बहुत जरूरी है। आप अगर हल्के हल्के में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बार हम आंसर पढ़ेंगे, फिर हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है सर? पढ़ो। वेयर अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट which is a holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, the CG may, on an application made to it in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. सर इन्होंने कोई सेक्शन का रेफरेंस नहीं डाला, इन्होंने कोई ये नहीं डाला कि प्रोवाइजो है, इन्होंने तो पहला वाला लाइन भी नहीं लिखा कि फाइनेंशियल ईयर यूजुअली कब खत्म होता है, 31 मार्च को। इन्होंने सीधा वो प्रोविजन लिख दिया। क्यों सर? शायद ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, शायद ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब 2 मार्क में तुम कितना लिखते बैठोगे यार? तुम समझो तुम्हारा पूरा पेपर सर, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, तुम्हारा पेपर कितने घंटे का होता है, कितने मार्क्स का होता है? तुम्हारा पेपर पूरा कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए तुमको कितना कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट मिलता है। मतलब आप हर 1.8 मिनट्स में आपको 1 मार्क का आंसर लिखना है। मतलब अगर आपको कोई 2 मार्क का क्वेश्चन आया है तो आपको 3.6 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब आपको 3.5 से 4 मिनट में पूरा का पूरा आंसर खत्म कर देना है। और अगर आप पूरा का पूरा सेक्शन 242-41 लिखने जाओ ना, तो लगता है छोटा, पर 4 मिनट तो पूरा प्रोविजन लिखने में चला जाएगा। अब तुम सोचोगे यार 2-4 मिनट में प्रोविजन तो लिख लिया, और 2 मिनट मिला करके क्या कर लेता हूं मैं, कंक्लूजन भी लिख देता हूं। सर ये जो 2-2 मिनट करके करते हैं ना हम, लास्ट में हमारे लिए पेपर खत्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग एक अपने साथ स्टॉप वॉच तो लेके ही जाओगे, और आपके मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है, कितना? 4 नंबर का, तो मैं 8 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने क्या बोल दिया? 8 मिनट। मैंने 8 मिनट क्यों बोला सर? ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बचाने के लिए एमसीक्यू भी है। टाइम बचाने के लिए हमारे पास 1 मिनट में एक एमसीक्यू हो सकता है, 30 मिनट में आप 30 मार्क का एमसीक्यू कर सकते हो। तो मैंने बोला आपके पास 1 मार्क के लिए 2 मिनट मिलेगा। तो आप समझ के चलो, अगर कोई 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो 4 मिनट, 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट इजी, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चंस आर स्मॉल फॉर 2 मार्क्स, बट समटाइम्स फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो द क्वेश्चन इज बिग। सो यू विल हैव टू बैलेंस। अभी जो कल हमने वेदिका का लिस्टेड कंपनी वाला देखा होगा, वो तुमको क्या लगता है वो 5 मार्क का क्वेश्चन था? लिखने में कितना टाइम लगा होगा? सर लिखते वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन वो क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले एक बार पूरा प्रोविजन लिख दो ना, तो आप कंक्लूजन 3 पॉइंट में खत्म कर सकते हो।
अलग अलग केस स्टडी नहीं था, तो वो क्वेश्चन 5 मिनट का 6 से 7 मिनट में खत्म हो गया होगा, तो आपके पास 3-4 मिनट का बफर बचा। वो बफर कहीं ना कहीं आगे जाके काम आएगा, जहां पे तुमको लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको बैलेंस कर करके चलना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने सीधा क्या पॉइंट पे अटैक किया कि भैया कंपनी जो है अप्रूवल मांग सकती है। फिर क्या लिखा है सर, or any application pending before tribunal as on date of commencement of companies amendment act shall be disposed of by the tribunal as per the provision। ये लाइन यहां से काट सकते हो आप, मैंने नहीं हटाया, पर आपका जब आंसर शीट आएगा तो काट देंगे, मैं अभी आपको रिवाइज्ड आंसर लिखवा रहा हूं। उसके बाद क्या लिखा है सर, पढ़ो। also a company or body corporate existing on the commencement of this act shall within a period of 2 years from such commencement align its financial year as per the provision of this clause। सर सुनो, क्या होता है, जब भी कोई नया प्रोविजन आता है, क्या पहले 50 साल से कुछ कंपनीज चले आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज चले आ रहे हैं, अब अचानक से अगर कोई नया प्रोविजन आया तो क्या नया प्रोविजन अचानक से इंप्लीमेंट कर देंगे क्या? नहीं, आपको ना एक ट्रांजिशन पीरियड देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है सर? ट्रांजिशन पीरियड। मतलब पुराने वाले प्रोविजन को छोड़ के नए वाले प्रोविजन में शिफ्ट होने के लिए कंपनी को टाइम लगेगा, वो टाइम को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड। तो यहां पे इन्होंने ट्रांजिशन पीरियड में क्या दिया कि कोई कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रही है, या फिर कोई कंपनी पहले कैलेंडर ईयर फॉलो करती थी और अब अचानक से लॉ आ गया कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा, तो उसको नया लॉ कंप्लाई करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। कितना समय? 2 साल। क्या कॉन्सेप्ट बताया सर मैंने आपको? ट्रांजिशन पीरियड का कॉन्सेप्ट बताया। ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या? पुराने एक्ट से नए एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तुमको कितना टाइम मिलेगा, समझे क्या? जैसे सर एक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले के जमाने में लिखा था कि एक कंपनी में, पहले का मतलब मान लो 1956 में, मान लो ऐसा लिखा था कि एक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कितने? मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए पुराने वाले में। अब सर इन्होंने नया वाला लॉ लाया और अचानक से बोला 2 नहीं बेटा, मिनिमम हमको 3 डायरेक्टर चाहिए। अब सर ये जो आपने एक डायरेक्टर का लिमिट बढ़ा दिया, अभी कंपनी को तो एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा ना। अब नया डायरेक्टर के चलते चलते रास्ते में इंसान मिल रहा था, आ बेटा आ हमारी कंपनी में बैठ, 3 लोगों की जगह। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना डायरेक्टर हायर करने के लिए। तो एक कंपनी लॉ आपको एक ट्रांजिशन पीरियड देती है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 1 साल, कहीं कहीं पे 2 साल, कहीं कहीं पे 3 साल का भी हो सकता है। वो ट्रांजिशन पीरियड में आपको क्या करना पड़ता है? नए वाले प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे वही लिखा है कि एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो 2013 को जब ये एक्ट आया तब जितने भी कंपनीज थे, दे शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइन इट्स फाइनेंशियल ईयर। सर ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। मेरे को एक बात बताओ, आज हम 2023 में हैं, ये लॉ कब आया था? 2013 में। तो 2013 में जो ट्रांजिशन प्रोविजन दिया था, क्या वो रेलेवेंट है? वो हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। इससे अच्छा तो तुम एग्जाम में ऊपर वाला पॉइंट लिख के आओ कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वो पॉइंट आपको फिर भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सब सर ट्रांजिशन प्रोविजन है। हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है? बेयर एक्ट में लिखा है, बेयर एक्ट में लिखा है, वो बेयर एक्ट ऐसा कंट्रोल सी लेते हैं, कंट्रोल सी लेकर के पेस्ट कर देते हैं। तुम एग्जाम में ऐसे जाओगे क्या? कंप्यूटर हो गया तुम, तो तुमको ये समझना पड़ेगा क्या हम कर सकते हैं वर्सेस क्या हम नहीं कर सकते। तो सर ये ट्रांजिशन प्रोविजन है, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद क्या लाइन लिखा है? एसके लिमिटेड इज एडवाइज्ड टू फॉलो द अबव प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर क्या लिखा उन्होंने कि सीजी का जाकर के एप्लीकेशन अप्रूवल ले ले, और तो कुछ लिखा ही नहीं। नोट, the answer is based on assumption that Harry Limited is a foreign company registered outside India as inferred from part 1 of the question। उसने ये मान लिया कि हेनरी लिमिटेड जो है वो क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। यहां पे फॉरेन कंपनी को काट करके कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया करना होगा। ये तुम लोगों को जब नोट्स आएगा तो तुम कर लोगे, पर इसका आंसर लिखो सर, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। अपने नोट्स में लिखो क्वेश्चन 4, अपने नोट्स में लिखो क्वेश्चन 4, पेज नंबर, क्वेश्चन 4 पेज नंबर 2। सर आपको कल आंसर का सीक्वेंस याद है? रेलेवेंट, प्रोविजन, गिवन, केस, एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, 4 पार्ट में। सर क्या 2 मार्क के क्वेश्चन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करोगे? नहीं, पर क्या आंसर का फ्लो वही रखूंगा मैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो सबसे पहले प्रोविजन लिखते हैं सर। लिखो, एज पर सेक्शन 241, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 41, as per section 2 clause 41 of the Companies Act, financial year means a period starting on 1st April
and ending at ending at 31st March every year. Ending at 31st March every year. ठीक है, 1st अप्रैल और 31st मार्च को अंडरलाइन करना, 1st अप्रैल और 31st मार्च. उसके बाद नेक्स्ट पैरा, provided that where a company or a body corporate is a holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India, is a holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India, comma, such company or body corporate incorporated outside India, such company or body corporate may make an application to the central government requesting it to allow a financial year a different financial year, financial year की जगह a different financial year, comma, whether or not such period is a year, वो जो पीरियड है वो साल हो या नहीं हो वो फर्क नहीं पड़ता, पर वो उसको डिफरेंट, ये हो गया सर आपका रेलेवेंट प्रोविजन. नेक्स्ट लाइन लिखो, इन द गिवन केस, अच्छा नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ. हाँ, इन द गिवन केस हेनरी लिमिटेड is assumed to be a company incorporated outside India. Full stop. SKP Limited, comma, being a subsidiary company, being a wholly owned subsidiary, SKP Limited, comma, being a wholly owned subsidiary of Henry Limited, comma, can make an application to the central government, requesting it to allow a different financial year. फुल स्टॉप. सर बस हो गया, 2 मार्क्स का. आपको और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस इतना ही बताना है कि वो होली ओन सब्सिडरी है, 2 मार्क का क्वेश्चन, इतने का ही होता है. सर एक बात बताओ, किसी के मन में आया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजी लिख दूं? सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजी लिख दूं तो सर एग्जाम हॉल में कर सकते हैं क्या? कर सकते हो. सुनो, दो तरह के शॉर्टकट्स होते हैं. एक तो अगर मैंने बोला सीजी तो आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं बोलूंगा एमसीए तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर मैं बोलूंगा आरओसी तो आप बोलोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब मेरे बुक में सर कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि ओओबीएच, उसका फुल फॉर्म है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड.
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये हम पढ़ेंगे आगे चल करके क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। तो सर OPH कॉमनली यूज है कि मैंने घर पे बनाया है, घर पे, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। पर जैसे सेबी है तो आप पूरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखते नहीं बैठ सकते। अगर आगे चल करके हम पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, तो आप पूरा एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिख सकते, AGM लिख लो। अब सर इसका तरीका सिर्फ यही है, ये वाले क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बार आया, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्रैकेट में लिख दो CG, और उस क्वेश्चन में जितनी बार फिर CG यूज करना है ना, आप CG यूज कर सकते हो। अगर आपको सेबी के बारे में भी लिखना है, जैसे अभी आपने वेदिका का आंसर देखा था, उसमें उसने एज पर सेबी रेगुलेशन लिख दिया ना, उसने ये थोड़ी लिखा एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नहीं, सेबी रेगुलेशन। तो आप इस तरह के शॉर्टकट्स जो कॉमनली यूज है वो कर सकते हो, लेकिन समरी नोट्स लिख करके मत आना भाई एग्जाम में। कोशिश ये करना कि शुरू के 2 आंसर में तो छेड़खानी नहीं करें, जो भी आप पहला 2 आंसर ले रहे हो एग्जाम हॉल में उसमें छेड़खानी करने का नहीं है। और सर ये सारी चीजें थोड़ी याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7-8 महीने, तुम्हारे एग्जाम को अभी कितना टाइम है रे बाबा, उतने टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ साफ हो गया। आप लोगों को सारी चीजें याद होनी चाहिए कि फर्स्ट आंसर जो है उसमें मेरे को फुल फॉर्म नहीं यूज करना है, पर आगे आगे के आंसर में मेरे को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी का पूरा फुल फॉर्म ये सब लिखते बैठ नहीं सकता, मेरे को शॉर्टकट यूज करने पड़ेंगे। पर घर के शॉर्टकट्स मत यूज करना, जो कॉमनली यूज है, जो आपको भी पता है कॉमनली यूज है, वो आप यूज कर सकते हो। समझे? बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो? ओके चलो सर, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, बस क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक साथ पढ़ना क्योंकि अगले पेज में भी क्वेश्चन है, तो पेज चेंज करना पड़ेगा। क्या हुआ? पढ़। The information extracted from the audited financial statement of Smart Solution Private Limited as at 31st March 2020 is as below. इंफॉर्मेशन दिया है सर, कंपनी का नाम क्या है? स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 50 lakhs डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. There is no change in the paid up share capital thereafter. पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बदला है। The turnover is 2 crore. अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया 50 लाख का, टर्नओवर हो गया 2 करोड़ का, ठीक है। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एक और छोटा भाई आया उसका, विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सर मेरे को एक बार बताओ, स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का टोटल कितना पेड अप शेयर कैपिटल था? 5 लाख इंटू 10, 50 लाख, राइट? तो 5 लाख शेयर से 5 लाख में से 2 लाख शेयर कौन होल्ड कर रहा है? एक नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके पब्लिक कंपनी है। Smart Solution Private Limited has filed its financial statement for the said year with the ROC, excluding the cash flow statement within the prescribed timeline during the financial year. मतलब उसने क्या किया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया ROC को। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच चीजें आती है, पर उसने कैश फ्लो नहीं फाइल किया, ठीक है। The ROC has issued a notice to Smart Solution as it has failed to file the cash flow statement along with balance sheet and P&L. उसको नोटिस आ गया कि भाई तूने कैश फ्लो नहीं भरे। You are to advise the following points explained in the provision of the Companies Act. पहला, whether Smart Solution Private Limited shall be deemed to be a small company whose significant equity are held by public company. क्या तुमको स्मॉल कंपनी माना जाएगा जबकि तुम्हारा सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर कौन होल्ड करता है? एक पब्लिक कंपनी। बोलो हाँ, क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कोई है जो हाँ बोल रहा है? Whether Smart Solution Private Limited has defaulted in filing its financial statement. सर सुनो, क्वेश्चन में इतना घुमा करके मारा है ना, क्वेश्चन में आपका एक सेक्शन का रेफरेंस आता है जो है सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्या था 2 क्लॉज 71? पब्लिक कंपनी, ठीक है। दूसरा आता है 2 क्लॉज 87। 2 क्लॉज 87 क्या था? सब्सिडरी कंपनी। तीसरा आता है 2 क्लॉज 85, क्या था? स्मॉल कंपनी। अब सर चौथा आता है 2 क्लॉज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 सेक्शन के कॉन्सेप्ट से मिला करके एक क्वेश्चन बना है। कैसे सर? वो बोल रहा है ये जो कंपनी है स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड, क्या है ये? स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड, ये इसके ऊपर एक कंपनी है नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी। और स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? प्राइवेट कंपनी। स्मार्ट सोल्यूशन के टोटल कितने शेयर है सर? 5 लाख। 5 लाख में से 2 लाख शेयर कौन होल्ड कर रहा है? एक पब्लिक कंपनी। सर हमको क्या प्रूव करना है? इस बंदे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने से बचता कौन है? 4 कंपनी। पहला ओपीसी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। देखो बेटा, ओपीसी की तो कोई बात ही नहीं है,
डॉर्मेंट कंपनी की भी कोई बात नहीं है और स्टार्टअप वाली कंपनी की भी कोई बात नहीं है। मतलब किसकी बात है? स्मॉल कंपनी। अगर ये कंपनी स्मॉल कंपनी प्रूव हो जाता है तो फिर हम इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सर स्मॉल कंपनी क्या होता है? वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है प्लस पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर 40 करोड़ से। सर इसका पेड अप शेयर कैपिटल तो 50 लाख है, टर्नओवर जो है वो भी 2 करोड़ है, तो हमारे लिए ये दोनों तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे लिए सवाल ये है क्या ये प्राइवेट कंपनी है? क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है? सर ये अपने आर्टिकल से तो प्राइवेट कंपनी है, पर आपको पता है पब्लिक कंपनी का एक डेफिनेशन था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तो उसको भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। क्या यहां पे आप सब्सिडरी हो? सर सब्सिडरी बनने के लिए आपको मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर चाहिए। क्या आपके पास मोर देन हाफ है? नहीं, आपके पास तो सिर्फ 40% है, तो आप सब्सिडरी नहीं बन पाए। सब्सिडरी नहीं बन पाए तो आप बच गए, आप प्राइवेट कंपनी रहे। प्राइवेट कंपनी रहे तो आप स्मॉल कंपनी बन गए। स्मॉल कंपनी बन गए तो कैश फ्लो फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। सीए सबसे इजी नहीं है। सीए में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सर इतना हल्का दिखने वाला क्वेश्चन तुम देखो कितने सारे सेक्शंस का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया तुम्हारे, समझे क्या? पर सर आंसर देखना इतना मक्खन जैसे लिखेंगे ना कि लगेगा यार कोई दिक्कत ही नहीं थी आंसर में। ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट हो गए, अब आंसर देखो जरा। सबसे पहले इन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285। 285 क्या है सर? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, प्रोवाइडेड दैट, ये लाइन याद रखना, नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। आपको याद है ना, अगर सब्सिडरी बन जाता, अगर यहां पे ये जो कंपनी है एसएसएल लिमिटेड, अगर ये किसी और कंपनी की सब्सिडरी बन जाता ना तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन पाता, बिकॉज 3 कंपनीज है जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हुए। तो हम चाहते थे ये सब्सिडरी ना बने, तो यहां पे इन्होंने लाइन लिख दिया। सर इन्होंने तीनों पॉइंट नहीं लिखा जो तुमने अभी 3 पॉइंट बोले, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, इन्होंने तीनों नहीं लिखा, बस एक ही लाइन लिखा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज, मतलब ये वाला जो पूरा प्रोविजन है इट शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ये हो गया 285। फिर इन्होंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? इट मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कुछ तो भी आगे लिखा, हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। फिर इन्होंने क्या लिखा? इन द गिवन क्वेश्चन नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड holds 2 lakh shares of Smart Solution Private Limited, जिसका खुद का 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है। Hence Smart Solution Private Limited is not a subsidiary and hence it is a private company and not a deemed public company। वो डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं बना, प्राइवेट कंपनी ही रहा। फर्दर द पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एंड टर्नओवर इज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, हेंस स्मार्ट सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी। एक ही सुर में सब बोल दिए। बोले बाकी तुम देख लो, हमको तो क्या है, हमको सिस्टम से कंट्रोल सी मारना है, इधर कंट्रोल भी मारना है, बाकी तुम लोग जो दिमाग लेकर के आए हो तुम लोग देख लो इसको आंसर को कैसे लिखना है। सर समझे? पूरा कॉन्सेप्ट समझा? लिखो नोट्स में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3। इन्होंने लिखा नहीं, पर यहां पे इन्होंने पूरा प्रोविजन लिखा है ना मेरे हिसाब से। मैं सुन लो बच्चों, एक क्वेश्चन आया मैडम का, वो ये पूछ रहे हैं सर ये जो लॉ में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है मिनिमम 50 लाख मैक्सिमम 2 करोड़, ये जो पूरा प्रोविजन है क्या एग्जाम हॉल में ये लिखना जरूरी है? मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं, एग्जाम हॉल में आपको ये जो नंबर्स है ना बेटा, एग्जाम हॉल में ये जो नंबर्स है ना वो नंबर्स आपको याद ही नहीं आने हैं। तो आप अगर लिखने की कोशिश भी करोगे ना तो आप डर जाओगे कि भैया 50 लाख था, 1 लाख था, 2 करोड़ था, क्या था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाए तो लिख दो, कंसिडरिंग योर टाइम एंड एवरीथिंग। मैंने तुमको बता दिया टाइम कैसे देखते हैं, तुमको मैंने बता दिया लेंथ कितना होना चाहिए, अब तुम वो सब देख के लिख लो। पर अगर एग्जाम में याद ना आए और अगर तुम पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 4 करोड़ और 40 करोड़ से कम लिख के आ रहे हो ना तो तुमको मार्क्स मिलने चाहिए। अक्सर बाकी बचती है हमारी बात किस्मत पे कि अगर एग्जामिनर ढंग का निकला तो वो नॉलेज देख करके मार्क्स दे देगा, और एग्जामिनर को अगर लॉ समझ नहीं आता है बोलेगा अरे आंसर शीट में सजेस्टेड में कुछ और लिखा है और यहाँ पे बच्चे ने नहीं लिखा है, मेरे को तो 50 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ 2 करोड़ नहीं दिख रहे, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो कोशिश, पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि लिखने की, क्योंकि सर एक सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं, 90% ऑफ द पीपल हु चेक द पेपर डू नॉट अंडरस्टैंड लॉ द वे यू डू व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम।
What am I saying? 90% of the examiner who check the paper do not understand law the way you do, not the way a teacher does, the way a student does also, वो भी उनको नहीं पता। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, बाजू में उनके सजेस्टेड आंसर रहता है और इधर आपका आंसर शीट रहता है। जो जिसको समझ नहीं है वो बस मैच कर करके मार्क्स देगा, जो मैच नहीं हुआ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर लैंग्वेज फिर भी सेकेंडरी आता है, क्योंकि एक बार वो पढ़ करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर तुम प्रोविजन का ना पूरा स्ट्रक्चर मत चेंज करना। कोशिश करना कि लीगल लैंग्वेज में या आईसीआई मॉड्यूल में या सजेस्टेड आंसर में जो फॉर्मेट में लिखा है जितना करीब आ सके उतना अच्छा है। देखो दोस्तों, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आईसीआई मॉड्यूल से ही जुड़े रहे। अब तुम 100 पढ़ के जाओगे, एग्जाम में 90 याद आएगा, 80 लिखोगे तो 60 नंबर आएंगे। वही अगर तुम यहां पे बैठे बैठे आईसीआई मॉड्यूल को ऐसा डिकोड कर दोगे कि 100 का तुम 60 पढ़ के जा रहे हो, तो 60 पढ़ के जाओगे, 50 लिखोगे, 25 भी नहीं देगा वो। समझ रहे हो? तो डाइल्यूट जो कर रहे हो ना तुम लैंग्वेज को, वो यहां क्लास लेवल पे मत करो, सेल्फ स्टडी लेवल पे मत करो, रिवीजन लेवल पे मत करो। कहां करना? एग्जाम लेवल पे। तुमने पूरा बेरैक से जितना रट सकते थे रट लिया, अब एग्जाम हॉल में वही लैंग्वेज लिख के आना जो तुम्हारे मन से आ रहे हैं। अब वो लेमैन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉ लैंग्वेज है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? तुमने पूरी कोशिश कर ली। अब जो निकल के आ रहे हैं यही निकल करके आ रहे हैं। समझे? आंसर लिखो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। अकॉर्ड एज पर, आपको पहले रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है, ठीक है? एज पर सेक्शन, अच्छा सुनो ना, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, एक बार अपने हिसाब से स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखो ना, जो तुम्हारे मन में आ रहा है। मत देखो, जो कचड़ा करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कचड़ा करना है, लेकिन एक बार बिना देखे, ओ भाई साहब बिना देखे एक बार सेक्शन 285 पर डेफिनेशन लिखो ना। कम करो। फैन का स्पीड कम कर दे। ऑनलाइन वाले तुम भी लिख लो प्लीज। अच्छा ऑनलाइन वाले तो आज है नहीं। दोस्तों प्लीज थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, तुम अपना ही नोट्स लिख रहे हो। सिर्फ लिखते ही नहीं रहना है, लिख लेना है एक बार, बस लिख लिया। लिखो, 1 मिनट और लो। सर एक बार हाथ उठाना जब मैं पूछूंगा, ठीक है? किसने किसने स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, सबसे पहले किसने किसने अदर देन पब्लिक कंपनी लिखा? क्या बात है, अरे वेरी नाइस। ठीक है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल not exceeding not less than 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed by CG which shall not exceed 10 crore rupees or and turnover not turnover of less than rupees 2 crore or such higher amount as may be prescribed by CG not exceeding rupees 100 करोड़। ये दोनों अगर ये तीनों कंडीशन भी मीट होगा तो आप क्या कहलाओगे? स्मॉल कंपनी। उसके बाद सर इतना लिखा आपने? लिखा, आगे लिखो। प्रोवाइडेड, हाँ बोलो। देखो लिखो 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 सेंट्रल अच्छा लिखो, provided that nothing in this clause
provided that nothing in this clause shall apply to nothing in this clause shall apply to holding company and subsidiary company. फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। यार तुम लोगों को भी ये जियो से आजकल डेली कॉल आने लग गया क्या, कि मेरे को ही कॉल कर रहे लोग? तुम लोगों को नहीं आता क्या? डेली रोज कॉल करके ढिकची ढिकची की गाना बजाते, बोले ये सुन, बोले नहीं सुनना यार, अभी क्लास चल रहा है, हद है। सुनो, नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज prescribed a limit of rupees 4 crore and 40 rupees 40 crore, rupees 4 crore and rupees 40 crore for paid up share capital and turnover. सर एक सेकेंड, सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल को पीयूएससी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। अगर आपको लिखना है तो आपने ऊपर एक बार पेड अप शेयर कैपिटल लिखा, वहां पे ब्रैकेट में पीयूएससी डाल दो, टर्नओवर को T/O मार के मत आना। These things are not allowed in any subject. My point to you is always try your best to increase your speed and write the full form. क्या बोला मैंने? Always try your best to increase your speed and write the full form. But लास्ट में अगर एक दो क्वेश्चन बच गया, आपको पता है भाई खत्म ही नहीं होंगे आंसर, तो पेड अप शेयर कैपिटल से अच्छा पीयूएससी लिख के आने का। पर ये पीयूएससी भी कोई लीगल वर्ड नहीं है। आप अगर आज के डेट में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में जाओगे, आपको एमसीए, आरओसी, सीजी ये सारे वर्ड्स दिख जाएंगे, पर आपको पीयूएससी कहीं प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा। वो हमने बनाया है पेड अप शेयर कैपिटल, वीपी, वोटिंग पावर, तो ये सब आप यूज नहीं कर सकते। तो पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, central government has prescribed a limit of 4 crore and 40 crore for paid up share capital and turnover respectively. लिखा बेटा? पक्का? चलो सर, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। क्या हुआ? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, बिल्कुल नहीं। कंपनी का सीईओ लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं। As per section 2 clause 87, subsidiary company in relation to the holding company, subsidiary company in relation to the holding company means a company in which the holding company exercises more than half of voting power, in which the holding company exercises more than half of voting power, full stop. मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। अगर आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड लिख लो, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, लिख लो, और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। सर लिखना नहीं है, मगर कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड क्या होता है? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन मतलब या तो ऑल या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का, मेजॉरिटी का आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आप अपॉइंटमेंट करते हो। ये आपने सब्सिडरी लिख लिया। अब उसके आगे लिखो, इन द गिवन क्वेश्चन नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ब्रैकेट में डालो अ पब्लिक कंपनी, नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी holds 2 lakh shares of Smart Solution Private Limited, ब्रैकेट में डालो having
having paid up share capital of 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Having paid up share capital of 5 lakh equity shares of rupees 10 each. फिर उसी में लिखो as the shareholding is less than 50%, as the shareholding is less than 50%, comma, Smart Solution Private Limited is a subsidiary. Is a subsidiary, nahi? Is not a subsidiary of Nice Software Limited. It is not a subsidiary of Nice Software Limited. And hence it is not a deemed public company. Is not a deemed public company. सर डीम्ड मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? डीम्ड मतलब हो या नहीं हो हमको पता नहीं, हम तो मान लेंगे. हो या नहीं हो हमको पता नहीं, हम क्या करेंगे, मान लेंगे. डीम्ड मतलब क्या, वी विल अज्यूम इट. आगे चल के मैं आपको डीम का एग्जांपल दूंगा जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये समझो कि आपका डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं है. आपने लिखा इट इज नॉट अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, फुल स्टॉप. हेंस इट कंटिन्यूज टू बी अ Hence, it continues to be a private company. Private company. Hence, it continues to be a private company. Full stop. एक लाइन छोड़ के फिर लिखो. As it is a private company, comma, and the paid up share capital. As it is a private company, comma, and the paid up share capital and turnover is within the prescribed limits. Paid up share capital and turnover is within the prescribed limits. It continues to be a small company. It continues to be a स्मॉल कंपनी. सवाल तो ये था ही नहीं ना. आगे लिखो. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 comma, a small company is exempted. A small company is exempted from filing cash flow statement. A small company is exempted from filing cash flow statement as a part of financial statement. A small company is exempted from filing cash flow as a part of financial statement. फिर next line लिखो. In the given case, सर ये लोग भी देखो नाम दे दे, स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. ए प्राइवेट लिमिटेड दे दो ना, लिखने में टाइम बचेगा. स्मार्ट सोल्यूशन लिख के अलग आंसर में प्रेजेंटेशन आ रहा है क्या? पर ये लोग ऐसे ही करते हैं भाई. आगे चल करके देखोगे तुम, 3 नाम वाले इंसान को रखते हैं. क्वेश्चन में 3 लोग हैं, एक इंसान का 3 नाम है. 3 नाम मतलब ऐसा गोविंद राम जैन एक जना, उसके बाद श्याम नाम, ऐसा कुछ तो भी डाल देते 3 नाम. फिर बोलते 3 नाम का जुगलबंदी लगा के बोलते आंसर लिखो. अबे इंसान प्रोविजन पे ध्यान दे कि नाम पे ध्यान दे. और एक जगह तो इन्होंने नाम यूज किया था रवि और कवि. लिखते लिखते आगे खुद कंफ्यूजन हो गए और सजेस्टेड आंसर में रवि की जगह कवि लिख के पूरा आंसर ही गलत कर दिया. पर फिर भी स्टंट मारना होता है इनको. तुमने अभी क्या लिखा? एक जन रुक जाओ, आप बोलो. इन द गिवन केस एज SS Private Limited, Smart Solution Private Limited, in the given case as SS Private Limited is a small company, comma, it has not defaulted
It has not defaulted in filing its financial statement. It has not defaulted in filing its financial statement. समझे आप? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? मेरे हिसाब से एक बार लिख लो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफाइन कर लो, फिर लिख लो. सुनो दोस्तों, सुनो सर, एग्जाम में अभी जो आपने आंसर लिखा उसमें 2 लाइन अंडरलाइन होना चाहिए. सबसे पहला जहां पे भी आपने लिखा है कि स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, वो लाइन अंडरलाइन करो. कंटिन्यूज टू बी स्मॉल कंपनी लिखा ना आपने, उसको अंडरलाइन करो. और दूसरा, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लाइन अंडरलाइन करो. इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अंडरलाइन करो. ये 2 आंसर आपका कंक्लूजन है दोस्तों. कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पे तो आप अपने कंक्लूजन को लेके कॉन्फिडेंट हो, जो आपने लिखा है वो सही है, तो इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को दिखाने का कि देख देख क्या लिखा है मैंने. पर अगर कभी आप अपने कंक्लूजन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्या ऐसा होगा सर? बहुत बार होगा. तो उधर शो ऑफ करने का नहीं, उधर चुपचाप छोटे छोटे हैंडराइटिंग में कंक्लूजन लिख करके निकल जाने का. उधर ज्यादा नो. बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आया, ठीक है, फलाना फलाना केस बताया, बोले वेदर द ऑडिटर इज करेक्ट. अभी इसको इंसान को आंसर नहीं पता, सबसे पहला वर्ड लिखता है नो. नो लिख दिया तो आगे एग्जामिनर प्रोविजन भी नहीं पढ़ता, बोले कंक्लूजन गलत है, क्या ही लिखा होगा, छोड़ आधा नंबर दे, खत्म कर. पर आपको जब वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो ऊपर पहले प्रोविजन लिखने का, लास्ट में धीरे से यस नो नहीं लिखने का, द कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज करेक्ट, या ऐसा कुछ तो भी लिख देने का जो तुमको ही नहीं समझ आया. तो उससे क्या होगा, कम से कम रिस्क कम रहेगा. सीधा सीधा यस नो नहीं लिखने का, ठीक है. तो कंक्लूजन यू विल आल्सो हैव टू बी वेरी सीरियस. इफ योर कंक्लूजन यू आर वेरी श्योर, देन शो इट टू द एग्जामिनर. बट इफ यू आर नॉट, देन डोंट शो इट, डोंट अंडरलाइन इट, डोंट हाईलाइट इट. समझे? चलो सर, उसके बाद सर अपना 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 सर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, लिखवाऊंगा नहीं पक्का. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो. बोले हाश, बोलो सर. हाँ, इनको ऐसा इधर से निकलते ना ये लोग क्लास से, हाँ भाई साहब. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है? New Private Limited is a company registered under the Companies Act with a paid up share capital of rupees 70 lakh and turnover of 60 crores. सर अगर मैं यहां पूछूं स्मॉल कंपनी है तो है क्या? 4 करोड़ और 40 करोड़ के ऊपर पहुंच गया. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. पहला, वेदर न्यू प्राइवेट कंपनी कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी? नो. What will be your answer if the turnover of the company is 35 crore and the capital of the same is 70 lakhs? टर्नओवर अगर 35 करोड़ मतलब 40 करोड़ से कम हो गया, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? 70 lakhs, मतलब वो 4 करोड़ से कम है. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम अ स्मॉल कंपनी. सर क्या आंसर डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं सर, अब तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन खून में घुस गया होगा. ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो. द पेड अप शेयर कैपिटल, अरे बाबा ये थोड़ा ट्रिकी है, हाँ, इसको हल्के में मत पढ़ो. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सारस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स fully paid up. Jeevan Private Limited and Sudhir Private Limited are holding 3 lakh equity shares and 50,000 equity shares respectively in Saras. Jeevan Private Limited and Sudhir Private Limited are subsidiaries of Piyush Private Limited. इनकी ठीक है, with हाँ रुको जरा सबर करो. With reference to the provision of the Companies Act, examine whether the Saras Private Limited is a subsidiary of Piyush Private Limited. Would your answer be different if Piyush Private Limited has 8 out of 9 directors in the board? सर मैं आपको एक लाइन बताऊं, सुनोगे? आपने 287 का डेफिनेशन लिखा था एक बार. 287 के डेफिनेशन में क्या लिखा था? 2 तरीके से आप सब्सिडरी बना सकते हो. पहला, या तो यू एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, और यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड. दोस्तों कंट्रोल द कॉम्पोजिशन मतलब क्या? ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. पर पहला वाला क्या था? एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर. उसके आगे एक लाइन लिखो, जाओ सेक्शन 287 के डेफिनेशन में, 287 के डेफिनेशन में जाओ. बाप रे इतना क्या पेज पलटा रहे हो? देखो मेरे में तो आवाज ही नहीं आती. मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर either
ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ इट्स one or more subsidiary, together with its one or more subsidiary, either on its own or together with its one or more subsidiary. सर क्या आपने ये लाइन लिखा? लिखो either on its own or together with one or more subsidiary. कभी कभी एक एक लाइन को अपने दिमाग में भी ना, जैसे आपको पता है कंप्यूटर में एक कैश मेमोरी होता है. कैश मेमोरी मतलब क्या? कैश का स्पेलिंग बता दो कोई, CASH मत बोलना, CACHE, कैश मेमोरी. कैश मेमोरी मतलब क्या होता है? टेम्पररी चीजें स्टोर कर लेता है. वैसे जब मैंने लाइन बोला कि इधर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद इट्स टू और मोर सब्सिडरीज, तो वो टेम्पररी कैश में डाला करो ना. 6 बार मेरे को ऐसे लोग देखते हैं, क्या बोले, फिर उधर दे, क्या बोले, क्या बोले, 6 बार में वही चीज. कैश मेमोरी का यूज करो. अब मेरी बात सुनो सर, ये लिखा आपने पक्का. अब सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अपने नोट्स में ड्रॉ कर लो, नहीं तो समझेगा ही नहीं. आप अपने एग्जाम हॉल में, आपको कहा जाता है कि आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते. तो क्या आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? नहीं. ठीक है, नहीं करना बिल्कुल भी. तुम साइड में बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पेंसिल से करने की कोशिश मत करना. ठीक है. अब सर मेरी बात सुनो, पता चला नहीं तो वीडियो निकाल के डाल देते, बोले देखो यही बोला था क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ करने के लिए. सर क्या लिखा है? सारस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, क्या मैं इसको एस का नाम दे दूं? हाँ. उसके आगे क्या लिखा है सर? सारस प्राइवेट लिमिटेड में 8 लाख इक्विटी शेयर है और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है. 8 लाख इक्विटी, 2 लाख प्रेफरेंस. फिर क्या लिखा है? जीवन प्राइवेट लिमिटेड और सुधीर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 3 लाख इक्विटी शेयर और 50,000 होल्ड कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली. मतलब सर यहां जीवन है, यहां सुधीर है, ये 3 लाख होल्ड कर रहे हैं, ये 50,000 होल्ड कर रहे हैं. ठीक है सर, आगे बात करते हैं. उसके बाद क्या लिखा है? जीवन प्राइवेट लिमिटेड एंड सुधीर आर द सब्सिडरी ऑफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड. ये दोनों जो है ये ऑलरेडी पीयूष प्राइवेट लिमिटेड के सब्सिडरी है. मतलब पीयूष इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और ये दोनों कंपनी सारस में इन्वेस्ट कर रखे हैं. सवाल ये है, विथ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट एग्जामिन वेदर सारस प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड. वुड योर आंसर बी पहला वो बताओ क्या सब्सिडरी है? सर सब्सिडरी बनने के लिए कितना % स्टेक चाहिए होता है? मोर देन 50. सर इक्विटी का देखेंगे कि प्रेफरेंस का भी देखेंगे? सर क्यों इक्विटी? क्योंकि वोटिंग पावर वर्ड लिखा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं मिलता है. अगर पेड अप शेयर कैपिटल लिखते तो प्रेफरेंस शेयर का शेयर होल्डिंग भी आ जाता, पर क्या लिखा है? वोटिंग पावर. तो आप 8 लाख उस पर ध्यान दोगे. 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में से कितना होना चाहिए सब्सिडी बनाने के लिए? 4 लाख 1 का वोटिंग पावर. क्या समझे तुम? 4 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट 4 लाख से तुम सब्सिडरी नहीं बनते. मोर देन हाफ वोटिंग पावर लिखा है, मतलब 4 लाख से ज्यादा होना चाहिए. पर सर यहां पे तो इन दोनों का टोटल भी मिला लें तो 3.5 लाख होता है और ये दोनों किसी और के सब्सिडरी है. तो सब्सिडरी पीयूष जो है वो इनडायरेक्टली भी कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं? 3.5 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं. तो कैसे सब्सिडरी बना? भाई सब्सिडरी नहीं बनेगा. पर अगर क्या लिखा है आगे इन्होंने कि वेदर वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ पीयूष हैज 8 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स इन बोर्ड ऑफ सारस. इसके सारस के बोर्ड में 9 डायरेक्टर्स है, उसमें से 8 डायरेक्टर कौन बैठाता है? वो तो पीयूष बैठाता है. तो क्या पीयूष फिर सब्सिडरी बोल सकते हैं? हाँ, बिकॉज इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड. कंट्रोल्स कैसे? सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके नहीं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके. पूरा क्वेश्चन कौन से सेक्शन पे है? 2 क्लॉज 87 पे. लिखो सर. लिखोगे कि पढ़ोगे? हाँ, तुम लोग ऐसे इंसान हो जब एडमिशन लेने आते हो. सर राइटिंग प्रैक्टिस कितना कराओगे? मैं बोलता हूं तू कितना लिखेगा बता, उतना राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे. सर ये नहीं लिखेंगे हम क्योंकि आपको 287 का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी नोट्स में लिख लिया है. पर मेरे साथ प्लीज एक एक वर्ड पढ़ना आंसर का. दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. तो तुमको वैसा कंपैरिजन में सामने थोड़ा तो रखना पड़ेगा. ठीक ठाक पढ़ो सर, क्या लिखा है मेरे से आगे पढ़ो. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2, subsidiary company in relation to other company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercises more than half of total voting power either at its own or together with one or more subsidiary. सर मैं एक सवाल पूछूं, यही वाले एग्जाम्पल में अगर पीयूष इस तरीके से तो 3.5 लाख होल्ड करता, पर मान लो पीयूष इनडायरेक्टली और 1 लाख होल्ड करता, तो क्या पीयूष की सब्सिडरी बन जाती?
तो क्या पीयूष की सब्सिडरी बन जाती? कुछ बच्चों के मन में जिसके डाउट आ रहा है, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूं। मान लो कि पीयूष जीवन में 100% होल्ड करता है और सुधीर में 100% होल्ड करता है, दोनों में भी 100% होल्ड करता है और फिर खुद से 1 लाख भी होल्ड करता है, तब क्या सब्सिडरी बन जाएगी? हाँ ना, क्यों नहीं सर? 1 लाख उसका खुद का हो गया, 1 लाख उसका खुद का हो गया, और जीवन के थ्रू 3 लाख हो गया, और सुधीर के थ्रू 50,000 हो गया, तो टोटल 4,50,000 का शेयर्स हो गया। 4,50,000 आउट ऑफ 8 लाख यू बिकम अ सब्सिडरी कंपनी। सर तुम में से किसी को समझ आया क्या मैंने यहां 100% क्यों लिखा? क्योंकि सर एक बात बताऊं, तो हिम्मत करोगे थोड़ा सा, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, पर मैं क्यों लिखा बता देता हूं, नहीं समझ आएगा तो ऐसे छोड़ देना, बोले था ही नहीं कुछ, बोला ही नहीं सर ने कुछ, ठीक है सर। ये अगर 100 के जगह 50% होता ना, तो आप फिर ये पूरे 3 लाख को नहीं गिनते, फिर आप सिर्फ 1,50,000 शेयर्स अपने गिनते, क्योंकि ये 50 या 51% मान लो, तो आप पूरे 3 लाख को नहीं गिनते, क्योंकि वो कंपनी आपकी सब्सिडरी है, पर उसमें आपका पूरा पावर नहीं है, कोई और भी है जो कंट्रोल रख रहा है कंपनी में। तो आप जब, अगर मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं, सुनना ध्यान से, अगर मेरी कोई कंपनी है जिसमें ये मैं हूं, मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं अगर 70% होल्ड करता हूं, और वो कंपनी अगर सामने किसी में 50% होल्ड करती है, तो मैं इस कंपनी में डायरेक्टली कितना होल्ड करता हूं? 35%। क्यों सर? वो आपको पता है, इस तरह का अकाउंटिंग में आप सीखोगे, बहुत ज्यादा सीखोगे आप जब अकाउंटिंग में कंसोलिडेशन सीखोगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जिनको नहीं समझा, मैंने क्या बोला, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसी कोई बात। अभी के लिए तुम ये समझो कि हम डायरेक्टली होल्ड करें या इनडायरेक्टली होल्ड करें, जोड़ करके सब्सिडरी निकाला जाता है। तो ये पॉइंट इन्होंने यहां पे लिखा। फिर इन्होंने क्या लिखा? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब इतने से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए। कितना सर? 2 से ज्यादा लेयर्स नहीं होने चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन, सर इनको तो कॉपी पेस्ट करना होता है ना। इन्होंने क्या लिखा? पहला वाला ये लिखा, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या दा कंपनी क्या समझे सर? ये यही बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी भी सब्सिडरी कंपनी है, तो इसको इसकी भी सब्सिडरी माना जाएगा। बेटी की बेटी बेटी ही होती है बेटा, समझे? तो वो वही बोल रहा है, इतना सारा कंफ्यूजन करके बोल रहा है, अगर एक सब्सिडरी कंपनी है, जो किसी एक कंपनी है जो किसी कंपनी की सब्सिडरी है, और उसकी कोई और सब्सिडरी है, तो ये जो सब्सिडरी है इसको होल्डिंग की भी सब्सिडरी माना जाएगा। सर इसको हम इंग्लिश में प्रैक्टिकली स्टेप सब्सिडरी बोलते हैं। सर यहां पे वो स्टेप वाला कॉन्सेप्ट, बोले किसकी बीवी आई, किसके पापा की मम्मी आई, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे स्टेप सब्सिडरी मतलब क्या? मेरे सब्सिडरी के और नीचे जो सब्सिडरी है उसको हम स्टेप सब्सिडरी बोलते हैं। अब सर ये आप समझ गए ये लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल इफ दैट अदर कंपनी exercises some power at its discretion can appoint or remove all और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, सारे या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर इन्होंने कंक्लूजन डाला। सर कंक्लूजन रीड कर लो, मेरे स्क्रीन से रीड करो। भाई पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ क्यों नहीं रहे? जिनको नहीं भी पढ़ना है स्क्रीन की तरफ देखो, पकड़ में नहीं आओगे। पढ़ लिया? समझ गए सर? सर किसी को लग रहा है कि हम क्लास में स्लो जा रहे हैं थोड़ा? हाँ बोलो यार। अभी तो वो वार्म अप सेशंस चल रहे हैं, अभी तो क्लासेस शुरू होंगी। अभी जब चैप्टर शुरू होगा तो आप समझो स्पेसशिप में हम लॉन्च होंगे, और लॉन्च होने जर्र करके जाना है अपने को। तो तुम क्या अभी तो स्लो चल रहा है? बोलो कम से कम बोलो सर आप स्लो पढ़ाते हो। क्या बोलोगे आप? सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। आप बिल्कुल भी तेजी तेजी से पढ़ाते नहीं हो, आप एकदम स्लो स्लो पढ़ाते हो, है कि नहीं? अरे आज के हिसाब से जज करो ना तुम, आगे क्या होगा आज के हिसाब से बताओ। कोई भी तुमको पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? शुभम सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बहुत स्लो। ठीक है, पक्का? चलो सर। सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 होल्ड पे है। मेरे को आपको नेटवर्थ का डेफिनेशन पढ़ाना है,
और नेटवर्थ का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 135 के साथ। किसी को हल्का सा भी पता है 135 क्या है? अकाउंट्स हो जाएगा ना तब पता चलेगा। 135 आपने कभी जिंदगी में CSR का नाम सुना है? CSR, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 135 है। वहां पे नेटवर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया आपका। 6 आपका अभी हो नहीं सकता, वो सेक्शन 39 के बाद हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अपने को रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। अब सर सुनो मेरी बात सुनो, कि क्लास खत्म नहीं हुई है, 10 मिनट अभी भी मेरे पास है, मेरी बात सुनो। सर देखो, आपकी चैप्टर 1 में तो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। कल मैं जब क्लास में आऊंगा मैं आपको 2 डेफिनेशन पहले पढ़ा दूंगा। एक काम करूंगा, नेटवर्थ का और रिलेटिव का। जितना रिलेटिव का नहीं, रिलेटेड पार्टी का। किसका? रिलेटेड पार्टी का। वो कल समझेंगे बहुत डिटेल में। सर वो बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, पर उसको हम कल समझेंगे। अभी सर मैं आपको थोड़ा सा ना बेस बताना चाहता हूं कल की पूरी क्लास का, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं 1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा। तो सर देखते हैं कितना पढ़ा है आपने। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना, और घड़ी की तरफ कोई नहीं देखेगा, पक्का वादा रहा? नहीं सर बोला कोई। सुनो सर, हमारा बेसिक्स हो गया सर। अब हम एक्चुअल में कंपनीज एक्ट शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सर? बस पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, सब पढ़ लिया हमने। अभी हम एक्चुअल में कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे कि सर हमारा कंपनीज एक्ट में कंपनी है, ये कंपनी बनता कैसे है, हाउ इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद उसको क्या लगता है? पैसा लगेगा कंपनी चलाने के लिए। तो पैसा, मान लो मैंने कंपनी बनाई और मेरे को तुम सबसे पैसा चाहिए, तो तुम लोग ऐसे ही मेरे को पैसा दे दोगे क्या? नहीं। अभी जैसा कैसा हम लोगों को शादी अगर करनी है तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट लेके मार्केट में घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये तुमको बताए क्या बोलते हैं उसको? बायोडेटा, जिसमें हम क्या लिखते हैं? लड़के की हाइट क्या है, लड़का कितना गोरा है, लड़का कितना कमाता है, लड़का कितना यंग है, क्या है, वो सब लिखना पड़ता है आपको। सेम फॉर लड़की। क्यों? ताकि आप लड़के को मार्केट में बेच सको, है ना? अब उसी तरीके से जब कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो उसको बताना तो पड़ेगा हम क्या है, क्या करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, सब बताना पड़ेगा। ये सारा वो एक डॉक्यूमेंट। ओ प्लीज, क्या आप कौन से डॉक्यूमेंट में लिखोगे? एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस में आप कंपनी का पूरा चिट्ठा लिखोगे। प्रोस्पेक्टस को मार्केट में सबको बांटोगे, और उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे तुम लोग मेरे को क्या दोगे? पैसा। वो पैसा जब तुम मेरे को दोगे तो मैं बदले में तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको दूंगा शेयर कैपिटल। शेयर दूंगा तो उससे मेरा क्या बनेगा? शेयर कैपिटल। या तो सर तुम मेरे से शेयर्स मांगोगे, या फिर एक और तरीका है पैसे लेने का। वो क्या है? वो है डिबेंचर। सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। शेयर कैपिटल में आप क्या देते हो? कंपनी का हिस्सा देते हो, कंपनी का ओनरशिप देते हो। पर डिबेंचर में आप क्या देते हो? सिर्फ एक लोन की तरह है। तो सर आपने कंपनी बनाई, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, और आपने शेयर कैपिटल्स इशू किए। ये आपका अगला 3 चैप्टर है। ये फ्लो है सर, और पूरा कंपनीज एक्ट जो है ना, वो पूरे एक फ्लो में बना हुआ है। पहले कंपनी बनेगी, पैसा उठाएंगे, पैसा के बाद क्या होगा, ऐसे पूरा फ्लो में बना हुआ है। हम शुरू करेंगे एक चैप्टर इनकॉर्पोरेशन। तुमने ये बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तुम मेरे को एक बार बताओ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी बनाना। सर अगर मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं, सर मैं आपके बहुत सारे पॉइंट्स अभी कवर करवाऊंगा, एक एक बार बोलूंगा, बस प्लीज एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? और घबराना नहीं, क्योंकि ये पूरा एक बार बोला हुआ पूरा समरी है। कल इसको एक एक पॉइंट को लेकर के तोड़ तोड़ के लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे, पर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो ब्रॉडली होता क्या है। सर अगर मेरे को एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? थोड़ा इमेजिन करो, मेरे को एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है, तो मैं इनकॉर्पोरेशन के लिए किसके पास जाऊंगा? आरओसी के पास। सर इंडिया में कितने आरओसीज हैं? 25। तो मैं कौन से आरओसी के पास जाऊंगा? किसी भी आरओसी के पास चले जाऊं? सर मेरे को अपना एक जगह डिसाइड करना पड़ेगा। उस जगह को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? मैं धंधा किधर से करना चाहता हूं, मेरा होम ग्राउंड क्या होगा। अब सर मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर लिया, मान लो पुणे, तो मैं कौन से आरओसी के पास जाऊंगा? मुंबई। अबे मैं तुमको सिखाने आया, तुम मेरे को सिखाने आए हो, किधर फिर ठीक है। तो कहां जाएंगे हम? पुणे वाले आरओसी के पास जाएंगे, और पुणे वाले आरओसी के पास जाकर के ऐसा बोलेंगे क्या? भाई बना देना कंपनी। ऐसा बना के देगा क्या? नहीं, आपको उसको बहुत सारा क्या देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। सर डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारी चीजें दोगे, पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये दोनों, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। क्या है? एमओए, एओए। फुल फॉर्म एमओए का
एओए का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जब मैं कंपनी बनाने जा रहा हूं तो मैं 3 तरह की कंपनी बना सकता हूं, पब्लिक, प्राइवेट और 1% कंपनी। मेरे को बताओ, अगर मैं एक पब्लिक कंपनी बना रहा हूं, क्या मैं 2 लोगों को ले जाके पब्लिक कंपनी बना सकता हूं? नहीं सर। क्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है? हाँ, पब्लिक में, प्राइवेट में और 1% कंपनी में एक। 1% कंपनी में एक मेंबर होगा। ये इतने मिनिमम मेंबर्स मेरे को चाहिए। सर ये मेंबर्स मेरे को पता कैसे चलेंगे? जो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें लास्ट में हर किसी को, हर कोई जो सब्सक्राइबर है उसको क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है। तो अगर मैं एक पब्लिक कंपनी बना रहा हूं ना, यहां पे कम से कम 7 नाम होने चाहिए और उनका 7 सिग्नेचर होना चाहिए। सर इनको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। सर इनको हम शेयर होल्डर क्यों नहीं बोलते? अबे तुम शेयर होल्ड करते किसका हो? कंपनी का। तुम्हारी कंपनी बन गई है क्या? अभी तो पेपर में मेमोरेंडम बना है ना। जब कंपनी नहीं है तो शेयर होल्डर कैसे बनोगे? इसको तुम बोलोगे सब्सक्राइबर। जैसे ही कल को तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या ये शेयर होल्डर बन गए? नहीं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ना, ये जो लोग हैं इनको कंपनी में ला करके थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। कौन से पैसे? वो यहां पे इन्होंने जो वादा किया था ना कि हम पैसे देंगे, वो लाके कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ही पैसे दोगे, कंपनी आपको क्या देगी? शेयर्स देगी, और तब आप क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। पर क्या आप ये पैसे देने के लिए बाउंड हो सर? आर यू बाउंड टू गिव दिस मनी? यस। When you signed in the memorandum, you said that as soon as the company is incorporated, I'll give my money. अभी फॉर एग्जाम्पल राकेश, अगर गौतम अडानी है, नहीं बुरा नाम, मुकेश अंबानी है, अगर मुकेश अंबानी जाके बोल रहे मेरे को एक कंपनी खोलना है, तो क्या आरओसी फट से खोल के दे देगा? हाँ। तो सर अगर मुकेश अंबानी वादा कर रहा है मेरे को एक कंपनी खोलना है, तो मुकेश अंबानी को उसके बाद पैसे ला करके देने पड़ेंगे और कंपनी में शेयर्स लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे सर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसी में 1% कंपनी की बात करते हैं। 1% कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 1। सर ये 1% कंपनी आया क्यों इंडिया में, कोई बता सकता है मेरे को? सर क्योंकि इंसान को ऐसा था कि यार मैं ना इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूं, पर मैं ना अपने पर्सनल एसेट्स को रिस्क पे नहीं लगाना चाहता। मान लो मेरा खुद का एक घर है, मेरी खुद की एक गाड़ी है, मेरी खुद की एक बीवी, नहीं वो असेट्स नहीं, खुद की एक गाड़ी है, खुद का एक घर है। अब ये जो मेरा घर और गाड़ी है, और मैं दूसरी तरफ एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं जहां पे मैं चाहता हूं मेरा पर्सनल असेट और मेरे बिजनेस का असेट पूरा अलग अलग हो। तो हमने बोला इसका क्या सोल्यूशन है? हमने देखा यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब जगह पे 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत माहौल चल रहा था। तो हमने बोला 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, इंडिया में लेकर के आ जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, Amazon जो है ना, इतनी बड़ी कंपनी, इट स्टार्टेड एज अ 1% कंपनी। जो जेफ बेजोस है उसने Amazon एज अ 1% कंपनी खोला। वो कंपनी अलग थी, Amazon अलग था। बाद में सर 1% कंपनी जब बहुत छोटा होता है ना, तो वो 1% कंपनी होता है। फिर लोग जुड़ते हैं, वो क्या बनता है? प्राइवेट कंपनी। फिर लोग और जुड़ते हैं, क्या बनता है? पब्लिक कंपनी। फिर लोग और जुड़ते हैं, वो पब्लिक कंपनी जाकर के अपने आप को लिस्ट करवाता है। फिर लोग टूटते टूटते वापस ओपीसी पे भी आते हैं, वो अलग बात है। पर आप इस तरीके से आपकी जर्नी होती है। आप 1% कंपनी यूजुअल, सर वैसे तो आप सीधा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले छोटी छोटी कंपनीज होती है, वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के लिस्टेड कंपनी बन जाती है। जैसे कि Amazon हुआ ना, Amazon was first a 1% company, then it didn't become a private company, it directly became a public company, and then it became a listed company. तो इस तरह की जर्नी होती है। सर मेरे को बताओ 1% कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 1% कंपनी में 1 मेंबर होते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको। सर आपको एक पता है, कंपनी इज अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब सर इसका? मेंबर रहे ना रहे, डायरेक्टर्स रहे ना रहे, कंपनी जो है वो चलते जाएगी। क्या सर वो 1% कंपनी के लिए भी ट्रू है? इज इट ट्रू फॉर 1% कंपनी? नो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये कंपनी में अगर राज करके कोई इंसान है, राज करके कोई इंसान है जो 1% कंपनी का क्या है? मेंबर। कोई यहां पे राज है? कोई राज नहीं है ना यहां पे? घर का नाम मत बोल। मिस्टर XYZ करके एक इंसान है, ठीक है? क्योंकि मैं बोलने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं बोलना चाहता। XYZ करके एक इंसान है। अब तुम समझो XYZ की हो गई डेथ। अब XYZ की जब डेथ हो जाती है तो कंपनी में कोई और मेंबर बचा क्या? नहीं। तो क्या होगा सर? 1% कंपनी में आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। मान लो नॉमिनी कौन था? ABC। सर ये नॉमिनी का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो। जब XYZ की डेथ हो जाएगी ना, तो ABC अचानक से मेंबर नहीं बन जाएगा। ABC को पूछा जाएगा क्या तू मेंबर बनना चाहता है? अगर उसने बोला यस,
तो वो बन गया मेंबर और वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। पर अगर उस समय में उसने नो बोल दिया तो कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहेगा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का रहता है, पर यहां पे ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं पता है, लोग क्या करते हैं, पहले से ही इससे रिटर्न कंसेंट लेकर के रख लेते हैं। पहले से ही क्या करते हैं, रिटर्न कंसेंट रख लेते हैं कि कल को जब ये सोल मेंबर की डेथ हो जाएगी या फिर अगर ये इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब, वो बोलता है सर माइनर हो जाएगा। अबे 25 साल का इंसान 15 साल का हो जाएगा क्या बेटा? इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में तुम ये बोलो अनसाउंड माइंड का हो गया, पत्थर मार दिया किसी ने, पागल हो गया दिमाग उसका, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अब वो कंपनी भी नहीं चला सकता। तो क्या होगा, जो कंपनी है वो आ जाएगा नॉमिनी के पास। सर सोल मेंबर एक होता है, नॉमिनी एक होता है। सर अब एक बात समझो, रमेश करके एक इंसान था, वो एक 1% कंपनी खोलना चाहता था। क्या वो एक 1% कंपनी खोल सकता है? मैं आपको सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देते जाओ, आपका 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और क्लास छूट जाएगी। सर रमेश एक 1% कंपनी खोलना चाहता है, क्या वो खोल सकता है? रमेश ने खोल लिया 1% कंपनी, उसके बाद रमेश एक दूसरा 1% कंपनी खोलना चाहता है, क्या रमेश खोल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर रमेश ने खोल लिया एक 1% कंपनी। अब रमेश ने क्या किया, सुरेश को अपॉइंट किया एज अ नॉमिनी। सर सुरेश जो है वो 1% कंपनी 1 में नॉमिनी है। अब सर सुरेश खुद का एक 1% कंपनी 2 खोलना चाहता था, क्या वो सुरेश खोल सकता है? अब सर मैं आपको एक लाइन बताता हूं, हर इंसान एक 1% कंपनी में मेंबर और एक 1% कंपनी में नॉमिनी हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो सर यहां पे सुरेश क्या है, 1% कंपनी 1 में क्या है, नॉमिनी। अब क्या वो 1% कंपनी 2 में मेंबर बन सकता है? जी हां सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सुरेश बोल रहे मैं एक और 1% कंपनी 3 है, आगे बात ही नहीं करो, तीसरे 1% कंपनी की बात ही नहीं करना है, पर चलो ले लो, क्या 1% कंपनी 3 में क्या वो नॉमिनी बन सकता है? नहीं, वो एक जगह मेंबर बन सकता है, एक जगह नॉमिनी बन सकता है। सर क्या रमेश किसी 1% कंपनी 4 में नॉमिनी बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है। अब सर मेरे को प्रैक्टिकली एक चीज बताना, ये 1% कंपनी 1 को मैं एक बार के लिए फॉर सिंप्लिसिटी नाम दे देता हूं ए लिमिटेड, और 2 को क्या दे दिया, बी लिमिटेड। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ए लिमिटेड का मालिक कौन है? रमेश। और नॉमिनी कौन है? सुरेश। बी लिमिटेड का मालिक कौन है? सुरेश। और सुरेश कहीं पे और कुछ काम कर सकता है क्या? नहीं, वो कहीं और कुछ भी काम नहीं कर सकता। अब मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ सर, क्या आप 2 1% कंपनी में मेंबर हो सकते हो? नहीं, एक ही जगह। अब सर अगर मान लो रमेश की हो गई डेथ, क्या हो गई, डेथ, तो क्या होगा सर? रमेश की डेथ होते ही सुरेश क्या बन जाएगा, सुरेश ए लिमिटेड में क्या बन जाएगा, नॉमिनी की जगह मेंबर। अब सुरेश की सिचुएशन देखो, वो ए लिमिटेड में क्या है, मेंबर, बी लिमिटेड में क्या है, मेंबर। क्या उसने पहले कुछ गलती की थी? नहीं, एक जगह मेंबर था, एक जगह नॉमिनी था, पर अभी डेथ होने की वजह से क्या हो गया, वो 2 जगह मेंबर हो गया। तो सर इस सिचुएशन में क्या वो 2 कंपनी में कंटिन्यू कर सकता है? नो, नो, नहीं। मेरे आंखों को, मेरे इशारों को मत देखो, दिमाग को चलाओ अपना। सर कोई भी इंसान 2 कंपनी में, 2 1% कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता। तो यहां पे सुरेश जो है वो 2 जगह जब मेंबर हो गया ना, अब उसको 180 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का? 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। वो 180 डेज के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं ए लिमिटेड में कंटिन्यू करना चाहता हूं कि मैं बी लिमिटेड में करना चाहता हूं। अगर उसने डिसाइड किया ए लिमिटेड में करना चाहता हूं, वो बी लिमिटेड छोड़ देगा और बी लिमिटेड में कोई नया मेंबर आ जाएगा। अगर उसने डिसाइड किया मैं बी लिमिटेड में कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो वो ए लिमिटेड छोड़ देगा और ए लिमिटेड में कोई नया मेंबर आ जाएगा। तुम समझे? ये सिचुएशन हो सकता है कि तुम 2 कंपनी में क्या बन गए, मेंबर। क्यों? क्योंकि तुम एक जगह मेंबर थे, एक जगह नॉमिनी थे। जहां नॉमिनी थे वहां पे तुम क्या बन गए, मेंबर। तो 2 जगह मेंबर हो गए। अगर 2 जगह मेंबर हो गए तो 180 डेज का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। सर ये समझे? पक्का? चलो ठीक है, अभी अपना रुक जाओ, बोलो। बंद हो जाएगा, पर हम सुरेश से पहले ही रिटर्न कंसेंट ले लेंगे ना। सुरेश अगर यहां मना कर देगा तो ए लिमिटेड बंद हो जाएगा, पर सुरेश से हम पहले ही क्या ले लेंगे, रिटर्न कंसेंट ले लेंगे, तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। दोस्तों टेंशन मत लो,
कल 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पूरा फिर से डिस्कस करेंगे हम, पूरा का पूरा ओए सुन तो लो भाई, कल 1% कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस बेस बता रहा था और ये चीजें आपने फाउंडेशन में थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, कल इसको बहुत इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं। 1% कंपनी पे बहुत क्वेश्चन करेंगे और हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो आपका एक्चुअल में सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। तो कल मिलते हैं, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। समझ आया क्या? चलो गाइस बाय बोलो, बाय।